गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नीरज जैन आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर के अंदर, वो हम पढ़ रहे थे क्वांटम संख्याएं, और जो आज का लेक्चर है वो भी 11th क्लास के बच्चों के लिए है। और 11th क्लास के बच्चे जो हमारे पास हैं उन सभी के लिए कॉमन टॉपिक है, जिसके अंदर क्वांटम संख्याओं को हम पढ़ रहे थे। और मैंने आपसे कहा था कि क्वांटम संख्याएं जो होती हैं एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार अनेकों कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि एक ऐसा टॉपिक है जो छोटी से छोटी कंपटीशन एग्ज़ाम से लेकर बहुत बड़ी बड़ी, यानी कि IIT मेंस, नीट, या फिर अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो ICAR, जेट, BHU, इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर काम आने वाला टॉपिक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्वांटम संख्याओं में से जो क्वेश्चंस हैं वो सभी क्लासों के अंदर देखने को मिलते हैं। IIT के अंदर आएगा, नीट में है, जेट की एग्ज़ाम के अंदर मिलेगा, ICAR में है, BHU में है, और भी जितनी भी कंपटीशन छोटी मोटी एग्ज़ाम आपकी लगती हैं उन सब टॉपिक्स में जहाँ पर साइंस शामिल होता है वहाँ सभी पर आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है। इसका मतलब सीधा सा है कि ऐसी कंडीशन के अंदर जितने भी टॉपिक्स यहाँ से काउंट किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स के अंदर क्वांटम संख्या गिना जाता है। तो स्टूडेंट देखिए, आगे की बात करें इसी को लेकर हम देखिए, हमने एक क्वांटम संख्या उस दिन पढ़ ली थी, इसका नाम था मुख्य क्वांटम संख्या। आपको मैं थोड़ा सा उसका रिवीजन दे देता हूँ। मुख्य क्वांटम संख्या हमने पढ़ी थी, और मुख्य क्वांटम संख्या को हमने प्रदर्शित किया था स्मॉल n से, छोटे n से हम उसे प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, n से प्रदर्शित किया जाता है, और जिसके मान मैंने बताए थे आपको 0 से लेकर 1 से लेकर अनंत तक लिखे जाते हैं। जहां मैंने कहा था कि n का मान 1 होने पर उसे आप k कोश बोलते हैं, n का मान 2 होने पर उसे आप l बोलते हैं, 3 होने पर m बोलते हैं, 4 होने पर n बोलते हैं, और इसी क्रम में और आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। और कहा था कि मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो कोशों के बारे में जानकारी देती है, परमाणु के आकार के बारे में जानकारी देती है। तो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में तो आपके बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन किसी न किसी कंप्यूटर एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है द्विगंशीय क्वांटम संख्या या कोणीय क्वांटम संख्या। अगर आपसे कहा जाए कि ये क्वांटम संख्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वांटम संख्या है, और वैसे तो ये पूरी तरह से बेस्ड होती है मुख्य क्वांटम संख्या पर। वो किस प्रकार से होती है मैं इसे आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, द्विगंशीय क्वांटम संख्या या कोणीय क्वांटम संख्या, इसकी हम बात कर रहे हैं। द्विगंशीय क्वांटम संख्या या कोणीय क्वांटम संख्या जिसके हम कहने चाह रहे हैं आपसे, उसके बारे में अगर कहा जाए तो उसे कहते हैं कि इसे व्यक्त करते हैं किससे, L से। पहला पॉइंट यहाँ शामिल होता है, इसे L से व्यक्त करते हैं। इसे L से व्यक्त किया जाता है। यानी आप समझ पा रहे हैं इस बात को, इसे किससे व्यक्त करते हैं, हम L से व्यक्त करते हैं। और अगर बात की जाए L की, तो L यहाँ पर स्मॉल ही आपको लेना है। ध्यान रखें कि L का मान जो लिया जाएगा वो कौन से लिया जाएगा, L यहाँ पर स्मॉल, जैसे वहाँ पर स्मॉल n लेते हैं ऐसे यहाँ पर स्मॉल l आपको काम में लेना है। अब बात की जाए कि और किसके बारे में जानकारी देता, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो द्विगंशीय क्वांटम संख्या है ये जानकारी देती है आपको उपकोष के बारे में, उपकोषों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। देखिए, बात सीधी सी यही है, उपकोषों के बारे में जानकारी कौन प्रदान करता है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या या कोणीय क्वांटम संख्या। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, निम्न में से कौन सी क्वांटम संख्या
उपकोषों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, उपकोषों के बारे में जानकारी देती है। किससे उपकोषों के आकार का पता लगता है, उपकोषों की आकृति का पता लगता है। वो सब क्वांटम संख्या कौन सी है? द्विअंशी या कोणीय क्वांटम संख्या। इसे द्विअंशी या कोणीय दोनों नाम से पहचाना जाता है। अब बात करें इसके आगे की, तो अगला पॉइंट जो आता है इसके अंदर वो होता है एल का मान। नंबर तीसरा जो पॉइंट शामिल है वो कहता है आपसे एल के मान को लेकर। हम कह रहे हैं कि एल के मान जो होते हैं, देखिए एल के मुख्य रूप से दो मान लिखे जाते हैं। मैं आपसे अगर कहूं तो दो तरह के एल के मान होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एल के दो प्रकार के मान कैसे हैं। एल का एक होता है संभव मान यानी कि पॉसिबल वैल्यू, और दूसरा होता है हमारे पास टोटल वैल्यू यानी कि कुल मान। अब इन दोनों मानों का क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एल के मान को मैं ऐसे लिखा हूँ, यहाँ पर एल के संभव मान, पहले यहाँ लिखता हूँ एल के संभव मान। एल के जो संभव मान है वो कहाँ से हो सकते हैं, यानी कौन से हो सकते हैं? तो देखिए वो मान होते हैं हमारे 0 से n-1 तक। देखिए संभावित या संभव मान मैंने इसे क्यों कहा, उसका कारण है क्योंकि यहाँ आपने संभावना व्यक्त की है कि 0 से लेकर n-1 के बीच का कोई भी मान हो सकता है। तो संभावनाएं यहाँ व्यक्त की जा रही हैं कि 0 से शुरुआत करेंगे आप और n-1 तक, देखिए n-1 तक की जो संख्याएं होंगी वो इसमें शामिल कर ली जाएंगी। जैसे मान लीजिए n का मान अगर आप यहाँ पर 3 मान लेते हैं तो इसका मान हो जाएगा 0 से 3 तक, यानी कि 0, 1, 2 और 3। ये चारों ही मान किसके गिने जाएंगे? किसके गिने जाएंगे? एल के गिने जाएंगे। अब इनमें से कोई सा भी मान, इनके अंदर से कोई सी भी वैल्यू आपके लिए काम में ली जा सकती हैं। तो इन वैल्यू में से इसलिए हम इसको कहते हैं संभावित मान या संभव मान। अगर आगे की बात की जाए तो हम कह रहे हैं कि एल का दूसरा मान भी होता है। वो क्या होता है? नंबर 4 अगर आपसे कहा जाए तो हम कहते हैं उसे एल का कुल मान। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में आपके सामने लिख रहा हूं यहाँ पर, एल का कुल मान एन के मान के बराबर। देखिए कुल मान जो होता है वो हमेशा एन के मान के क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन कभी भी इससे क्या हो सकता है? बढ़ा नहीं हो सकता है। तो यहां इस बात को हम अच्छे से समझ पाएंगे, देखेंगे कि किसकी बात हम कर रहे हैं। तो देखिए एल के संभावित मान 0 से n-1 तक लिखे जाते हैं। n-1 यानी कि n का मान 3 है। n का मान अगर 3 है तो आप n-1 यानी कि 0, 1 और 2 लिखेंगे। और अगर बात करें आप, मैंने कहा n तक लिखे जाते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ उसे, लिखे जाते हैं। क्योंकि एल का कुल मान n के बराबर होता है। कैसे होगा बराबर? गिनती करें 1, 2, 3, टोटल गिनती में 3 है, यानी कि ये किसके बराबर होते हैं? n के बराबर होते हैं। लेकिन l के संभावित मान कभी भी ना तो n के बराबर हो सकते हैं और ना ही उससे बढ़े हो सकते हैं। तो मैं इस लाइन को और साथ में जोड़ देता हूं। एल के संभावित मान 0 से n-1 तक लिखे जाते हैं। ये n के बराबर या उससे बड़े नहीं होते हैं। यानी कि उससे बड़े भी नहीं हो सकते हैं और ना ही उसके ये बराबर हो सकते हैं।
हमने कहा था कि उपकोषों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, वो कौन सी जानकारी होती है, मैं यहाँ लिखता हूँ आपके सामने। तो ये है क्वांटम संख्या उपकोषों की आकृति को बताती है। यानी यह क्वांटम संख्या जो है उपकोषों की क्या बताती है, आकृति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। उपकोषों की आकृति का मतलब है, आपको अगर याद होगा तो उपकोषों को हम प्रदर्शित करते हैं एस, पी, डी, एफ, इन नामों से हम इसे प्रदर्शित करते हैं और उनकी एक विशिष्ट आकृति होती है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ऐसा जो कक्षक होता है हमारा, जो ऐसा कोष होता है, ऐसा कोष हमारा कैसा होता है, गोलाकार, सममित गोलाकार इसे बोलते हैं। P होता है डंबलाकार, D होता है द्विडंबलाकार और F हम बोलते हैं जटिल आकृति का होता है। इसका मतलब ये आकृतियां बताने का काम किसने किया था, द्विअंशीय या कोणीय क्वांटम संख्या ने। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपके बारे में, एक लाइन और अगर लिखी जाए, किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2l+1 सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। यानी कि अगर इसके बारे में जानकारी ली जाए तो हम कह सकते हैं किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 2l+1 सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। इस जानकारी को मैं थोड़ा सा आपके सामने वापस रिपीट करता हूं कि ये क्या है, किसके बारे में हम बात कर रहे थे। देखें, इसे L से व्यक्त करते हैं, यानी कि ये जो क्वांटम संख्या है ये किससे व्यक्त की जाती है, L से व्यक्त की जाती है, L से प्रदर्शित की जाती है। इस क्वांटम संख्या द्वारा किसकी जानकारी मिलती है, उपकोषों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। उपकोषों के बारे में यहाँ से आपको जानकारी मिलती है कि उपकोष कैसा होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसकी आकृति कैसी होगी, इन सब की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। अगला है L के संभावित मान, यानी कि L के जो संभावित मान हैं वो 0 से n-1 तक लिखे जाते हैं। इसके संभावित मान कितने लिखे जाते हैं, 0 से n-1 तक लिखे जाते हैं। ये n के बराबर या उससे बड़े नहीं होते हैं। यानी देखिए, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि जो इसके संभावित मान होंगे वो कभी भी n के बराबर या उससे बड़े नहीं हो सकते हैं। तो कई बार जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और आपको मान ज्ञात करने होते हैं, आपसे पूछा जाता है कि क्वांटम संख्याओं का कौन सा समुच्चय, कौन सा जोड़ा सही है या कौन सा गलत है, तो वहां आपको जब ढूंढना होता है क्वेश्चन, तो ये लाइन बड़ी काम आती है कि हमने कहा था कि n का मान जो भी होगा उससे हमेशा छोटा मान ही किसका होगा, L का संभावित मान होगा। लेकिन L का जो कुल मान है वो हमेशा n के मान के बराबर ही होता है, ये इससे छोटा नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है, इसके बराबर ही होता है। फिर मैंने अगला पॉइंट लिखा है यहाँ पर, यह क्वांटम संख्या उपकोषों की आकृति को बताती है। यह क्वांटम संख्या क्या बताती है, उपकोषों की आकृति। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, उपकोषों की आकृति को किस क्वांटम संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उसका क्या नाम होगा, द्विअंशीय क्वांटम संख्या या कोणीय क्वांटम संख्या, एंगुलर। अगला है, किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2l+1 सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। 2l+1 सूत्र द्वारा ज्ञात करने वाली क्या किसके किया जाता है, उपकोषों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। अब आगे की अगर बात करें कि इसमें क्या है कंडीशंस, देखिए अब मैं आपको एक सारणी के माध्यम से समझाता हूं कि हम इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सारणी के माध्यम से दिखाता हूं आपको मैं शहर में, इसके बाद थोड़ा सा बना देता हूं। यहाँ पर आपने पॉइंट लिख लिया होगा। देखिए
n का मान लिखा जाए, यहाँ l का मान लिखा जाए। देखिए l का जो मान मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो l का मान क्या है, संभावित मान है। n का मान, l का मान, साथ में यहाँ पर लिखा जाए उपकोष, उपकोष का नाम कि उपकोष कौन सा है, कौन सा उपकोष यहाँ पर है। साथ में अगर बात की जाए तो उपकोष की आकृति, और आप इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर, उपकोष का नाम, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो उपकोष में क्या है, अधिकतम है। यानी किसी एक उपकोष के अंदर कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसको हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए एक करके बात करते हैं सबके बारे में। अगर n का मान लिया जाए 1, हमने कहा था n का मान हमेशा कहां से शुरू होता है, 1 से। अगर n का मान ले लिया जाए 1, उस अवस्था में l का मान क्या हो सकता है, n का मान 1 होने पर l का मान क्या हो सकता है। तो देखिए n का मान अगर 1 है तो हमने कहा शुरुआत कहां से करनी है, 0 से, और 0 से n-1, n का मान 1 यानी 1 - 1 यानी कि 0। आप कहेंगे कि l का मान क्या होगा उस अवस्था में, 0 ही होगा। तो आपको ये याद रखना है कि जहां पर भी n का मान 1 दिया जाएगा l का मान हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। उसके साथ उपकोष के नाम की अगर बात करें तो उपकोष का नाम होगा यहाँ पर S। उपकोष कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर S हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने का सूत्र अभी हमने लिखा था, वो सूत्र कौन सा था, 212 + 1। 212 + 1 सूत्र को अगर हम l का मान यहाँ पर रखें तो l का मान होता है 0। तो 0 अगर आप यहाँ रखते हैं, 0 × 2 यानी कि 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, यानी कि आपके पास आएगा इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी, 2। तो एक बात यहाँ समझ में आती है कि S उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अधिकतम 2। देखिए यहाँ अधिकतम की संख्या है। आकृति की बात की जाए तो हम कहते हैं कि आकृति कैसी होती है इसकी, सममित गोलाकार। इसकी आकृति होती है सममित गोलाकार। अगले मान की बात करें हैं तो अगला आता है हमारे पास n का मान, दूसरा लेते हैं हम। n का मान अगर कितना रखा जाए, 2। देखिए 2 स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट करता हुआ चलूंगा। n का मान अगर 2 रखा जाए तो क्या होना चाहिए, तो हमने कहा 0 से n - 1। तो n का मान अगर 2 रखा जा रहा है तो 0 से n - 1 यानी 2 - 1 बनाने की 1, तो 0 और 1, 2 मान हो सकते हैं आपके पास। l के कितने मान होंगे, यहाँ पर 2 मान होंगे, 0 होगा और 1 होगा। अगर l का मान 0 है तो उपकोष फिर से कौन सा हो जाएगा, S ही होगा। 1 होने पर उपकोष को आप लिख देंगे क्या, P। तो आपको याद रखना है कि l का मान 1 होने पर उपकोष कौन सा होता है, P होता है, या आप बोल दें तो P उपकोष के लिए l का मान कितना होता है, 1 होता है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे आगे जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इससे जुड़े हुए तो वहाँ बड़ा हमारे लिए उपयोगी होगा। तो वहाँ आपसे पूछे जाएगा s के लिए l का मान कितना होता है, 0, P के लिए कितना होता है, 1 होता है। तो हमें वो ध्यान रखना है। अब बात करें इलेक्ट्रॉन संख्या की, तो मान रखें आप 0 होगा तो आपको पता है, इसी तरह से हल करेंगे तो यहाँ भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन 1 मान होने पर जैसे हल किया जाए, देखिए 2 + 1 यानी कि 3 × 2 करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि l का मान 1 होने पर P होता है, P में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो P उपकोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, 6। देखिए इसका अंदाजा हमें यहीं से पता लग पाता है कि किसी भी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो S में अधिकतम 2 होते हैं और P में अधिकतम 6 होते हैं। इसकी आकृति की बात की जाए तो इसकी आकृति होती है डंबलाकार। डंबलाकार आकृति होती है। आप इसे चाहे तो बाई एक्सिस पे बनाएं, चाहे तो आप एक्स एक्सिस पे बनाएं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है नहीं। ये डंबलाकार आकृति है।
डम्बलाकार, यानी कि जो पी कक्षक होता है उसकी आकृति कैसी होती है, पी उपकोष्ठ की सॉरी डम्बलाकार आकृति होती है। बात कीजिए अगला, n का मान अगर मान लीजिए 3 रख दिया जाए तो क्या अंतर आएगा, l का मान 3 रखने सॉरी n का मान 3 रखने पर आपने कहा 3 माइनस 1 यानी कि 2 तक, तो यहां लिखेंगे आप 0 1 और 2। तो देखिए याद रखने वाली बात बेटा स्टूडेंट्स, आपके लिए याद रखने वाली क्या है बात, वो समझने वाली बात यही है कि यहाँ पर जो l का मान है, मैंने आपसे कहा था कि जो संभावित मान है वो कभी भी किसके बराबर नहीं होगा, n के मान के। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 0 और 1 दो मान हैं, वो इस 2 से छोटे रहेंगे, 0 1 2 वो भी 3 से छोटे ही हैं, लेकिन इनका कुल मान हमेशा बराबर है। और कुल से मतलब है केवल गिनती करनी है, तो गिनना है, गिनकर देखते हैं तो देखिए 1 और 1 2, तो इस 2 के बराबर हो जाएगा, यहाँ 0 1 2 इसके बराबर है, यानी टोटल कितने हैं यहाँ पर 3, और ये भी कितना है 3 ही है। अगर बात की जाए उपकोष के नाम की, उपकोष का नाम क्या होगा इसका, तो उपकोष का नाम देखिए 0 के लिए तो फिर से S होगा, 1 के लिए फिर से P होगा, लेकिन 2 आने पर यहाँ पर उपकोष का नाम आ जाता है आपका D। 2 आने पर उपकोष का नाम क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन संख्या यहाँ से ज्ञात की जाए तो देखिए 0 के लिए 2 प्राप्त होंगे, 1 के लिए 6 प्राप्त होंगे, और 2 रख दिया जाए तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 प्लस 1 5 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा 10। यहां से भी आपको एक बात याद रखनी है कि डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी, जहां पर एन का मान कितना होगा 2 होगा। तो एल का मान 2 होने पर डी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 10 होगी। अब इसकी आकृति की बात की जाए तो इसकी आकृति होती है द्विडंबलाकार। इसकी आकृति कैसी होती है, द्विडंबलाकार। यानी कि 2 अक्ष जो हैं वो आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं और उस अवस्था में जो आकृति बनती है वो कहलाती है द्विडंबलाकार। तो ये आकृति कौन सी प्रदर्शित करता है, द्विडंबलाकार आकृति को ये प्रदर्शित करता है। अब अगर बात की जाए अगले मान की, अगला मान रखें इसके अंदर नंबर 4, तो क्या अंतर दिखाई देगा। अगर मान रख दिया जाए यहां पर 4, तो L का मान देखिए फिर से आप कहेंगे L का मान कितना हो जाएगा n-1 तक, यानी कि 0 1 2 और 3। तो उस अवस्था में L का मान कितना हो जाएगा 0 1 2 और 3 हो जाएंगे। गिनती करेंगे तो गिनती में 4 हैं, यानी कि कुल मान के बराबर हैं लेकिन n के मान से छोटे हैं। यहां बात की जाए 0 के लिए फिर से S होगा, 1 के लिए फिर से P, 2 के लिए फिर से D, लेकिन जब L का मान 3 हो जाएगा तो उपकोष का नाम हो जाएगा कौन सा, F। उपकोष कौन सा होगा वहां पर, F उपकोष होगा। और यहां पर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन संख्या आप गिने, देखिए मान रखें आप 3 सूत्र के अंदर, 3 दूनी 6 प्लस 1 गुणा 2 यानी कि हो जाएगा 14। तो F में हो जाएंगे हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। और इस अवस्था में इस आकृति को आप कहेंगे क्या, जटिल आकृति। देखिए जटिल मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 अक्ष जो हैं वो आपस में एक दूसरे के कंबाइन हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक बहुत ही जटिल आकृति को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हम तीनों अक्षों को एक साथ प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो उस अवस्था में एक जटिल आकृति का यहाँ से निर्माण हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम अगर बात करें उपकोषों की आकृति को, तो हमको यहाँ से पता लगता है उपकोषों की आकृति के बारे में कि उपकोषों की आकृति कैसी है, सममित गोलाकार है। किसके लिए, S के लिए। तो आप कहेंगे कि S उपकोष की आकृति कैसी होती है, सममित गोलाकार, सिमेट्रिकल स्फेरिकल जिसे बोलते हैं आप। अगर बात करें P के लिए तो आप कहेंगे कि P की आकृति कैसी होती है, डम्बलाकार, डम्बल्ड शेप, डम्बलाकार आकृति के होते हैं। अगर आप करें D की, तो D में देखिए L का मान कितना है 2 है। यहां पर कहेंगे आप D के लिए आकृति कैसी होती है, द्विडंबलाकार। और F के लिए आप कहेंगे आकृति कैसी होती है, जटिल आकृति होती है।
देखिए स्टूडेंट्स, ये सारणी से हमें बहुत सारी बातें क्लियर होती है, जो मैंने आपको पॉइंट्स में लिखा था कि यहाँ पर n का मान है वो हमेशा l से छोटा होता है, l का मान है वो n से हमेशा छोटा होता है, और l का जो कुल मान है वो हमेशा किसके बराबर होता है, n के बराबर ही होता है। साथ में हमें यहाँ पर उपकोशों की आकृति का पता लगा कि उपकोशों की आकृति सममित गोलाकार होती है, डंबलाकार होती है, द्विडंबलाकार होती है। साथ में यहाँ हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ज्ञात हुई, मैं वो यहाँ से थोड़ा सा इंडिकेट करता हूँ आपके लिए कि यहाँ से आप क्या बात याद रखेंगे कि S के लिए L का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है, P के लिए हमेशा कितना होता है, 1 होता है, D के लिए हमेशा 2 होता है, और F के लिए हमेशा 3 होता है। यानी कि ये मान जो हैं वो आपके लिए निर्धारित क्या हैं कि S के लिए हमेशा कितना होगा, 0, P के लिए हमेशा 1, D के लिए हमेशा 2 और F के लिए हमेशा 3 मान होता है किसका, L का मान। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि L का मान अगर आपसे पूछ लिया जाए कि L का मान किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे, तो L का मान ज्ञात करने का सामान्य तरीका होता है। देखिए ये तो जानकारी हुई हमारी द्विघांसी क्वांटम संख्या को लेकर। अब अगर आपसे कहा जाए कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ। क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर आपको मान दिए जाएंगे n के, और आपसे कहे जाएंगे कि L के संभावित मान लिखिए तथा उपकोश की आकृति को प्रदर्शित कीजिए। तो वहां आपको पता होना चाहिए कि L का मान अगर 2 है, L का मान अगर 2 है तो उपकोश कौन सा होगा, D, और आकृति कौन सी होगी, वहां पर उसकी द्विडंबलाकार आकृति हो जाएगी। फिर देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर P उपकोश है तो P उपकोश के लिए L का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी कि देखिए अगर मैं आपसे थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करने वाली बात आती है, देखें आप समझें इस बात को कि n का मान अगर 1 है तो वहां आपको पता होगा कि उसके पास केवल एक ही उपकोश संभव है, यानी उसके पास केवल एक ही उपकोश होगा, और n का मान का मतलब है हमारे पास कोशों से। तो आपको पता होगा कि n का मान 1 होने पर एक ही कोश होता है, और एक कोश होने के कारण ही उस अवस्था में वहां पर एक ही उपकोश S उपस्थित होगा, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप कह सकते हैं कि n का मान जो कि आवर्तों को भी प्रदर्शित करता है, तो n का मान 1 होने पर उसमें उपकोश भी कितने होंगे, 1 ही होंगे। लेकिन जब n का मान 2 हो जाएगा तो आप कहेंगे उसमें कितने उपकोश संभावित हैं, उसमें 2 उपकोश हो सकते हैं। एक उपकोश उसके अंदर S होगा और दूसरा कौन सा होगा, उसके अंदर P होगा, यानी S भी होगा और P भी होगा। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P में कितने हो जाएंगे, 6। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर साथ में जोड़ते जाऊं n के मान से, तो n के मान हमने लिखा था किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं, जो आपने ज्ञात की थी 2, 8, 18, 32। मैं वहां से इसको जोड़ता हूं, देखिए आपके सामने n का मान 1 होने पर, यानी कि कोश में 1 होने पर वहां पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। आप देखिए कि यहाँ भी कितने हैं, अधिकतम 2 ही मिलेंगे, क्योंकि एक ही उपकोश उपस्थित होगा। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर n का मान 2 होने पर, तो n का मान 2 होने पर उपकोश कितने उपस्थित हैं, यहाँ पर 2 हैं, एक S भी है और एक P भी है, और S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, तो 2 और 6 कितना हो गया, टोटल 8। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि n का मान 2 होने पर कोश में अधिकतम कितने होते हैं, 8। कोश में तो 8 हैं, लेकिन उपकोशों में 2 और 6 हैं, अलग अलग हैं। तो S में 2 और P में 6 इलेक्ट्रॉन। n का मान 3 होने पर हमने कहा कि 3 उपकोश संभावित हैं। 3 कौन कौन से हो सकते हैं, S भी हो सकता है, P भी हो सकता है और D भी हो सकता है। तीनों ही यहाँ पर हैं, S भी है, P भी है और D भी है। तो उस अवस्था में S होने पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, P होने पर 6। तो हम तीनों को जोड़ते हैं तो देखिए हमारे पास कितना योग आता है, 18। यहाँ से आप समझ पा रहे हैं से कि यहाँ पर कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो n बराबर 3 होने पर उपकोश संख्या 3 होने, सॉरी कोश संख्या 3 होने पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18 ही होते हैं। इसी प्रकार इसकी बात की जाए तो यहाँ S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा। S होने पर 2 होंगे, P होने पर 6 होंगे और D होने पर 10 होंगे। अगर आप जोड़ें तो टोटल आता है कितना,
32। इस अवस्था में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसके नियमों का भी पूरा पालन किया जाता है। तो उस अवस्था में हम इसे देख सकते हैं कि ये आधारित किस पर है, मुख्य क्वांटम संख्या पर। इसलिए उसे मुख्य कहा जाता है कि उस पर ये आधारित होते हैं, क्योंकि उस अवस्था में इनकी जो संख्या है वो निर्धारित हो जाती है। क्योंकि देखिए n का मान अगर आपको पता ना हो तो l का मान ज्ञात करना मुश्किल हो जाता है। अब आगे और थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। अगले क्वांटम संख्या की अगर हम बात करें, अगले क्वांटम संख्या भी यहाँ आपके सामने लिखता हूँ, उसको हम फिलहाल अभी केवल समझेंगे और उसकी डिटेल में स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। जैसे अगर बात की जाए उस क्वांटम संख्या की, उसका नाम होता है नंबर 3 चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को आप किस नाम से पहचानते हैं, उसे आप पहचानते हैं यहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपको याद होगा कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो में आपको क्वांटम संख्याएं शुरू की थी, तो आपको इन सबके इंग्लिश नेम बताए थे, इंग्लिश वर्जन बताए थे, क्योंकि इंग्लिश नाम का होना बेहद ज़रूरी है। आपको भी पता होगा कि इंग्लिश के नाम होने पर ही हम इन्हें देख पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि कई बार इंग्लिश के नाम हमें परेशान कर जाते थे। इंग्लिश नाम मैंने आपको इसलिए वहाँ पर कहा था। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी इसके बारे में लेते हैं कि ये क्वांटम संख्या किसके बारे में बताएगी। मैंने आपको शुरुआत में इसके बारे में कहा था कि हमारी प्रत्येक जो क्वांटम संख्या है वो भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी हमें देती है। जैसे कि हमने बात की थी, सबसे पहले हमने बात की थी इसके अंदर कि जो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है वो कुछ अलग जानकारी देती है, द्विगंशी क्वांटम संख्या में कुछ अलग जानकारी देती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या में कुछ अलग जानकारी देती है। तो किस प्रकार की जानकारी हमें यहाँ पर देती है, देखिए तो हम उसके बारे में यहाँ पर बात आपसे करते हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है वो हमें जानकारी देती है कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में। ये कक्षकों का जो अभिविन्यास है वो किस प्रकार का होता है। अब देखिए बात करें कक्षक कौन से हो सकते हैं, तो आपको याद होगा कि जब हमने मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ी थी तो मुख्य क्वांटम संख्या हमने कहा था कि मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर हमने कक्षकों की संख्या भी ज्ञात की थी और कहा था कि मुख्य क्वांटम संख्या के अनुसार पहले कोश के अंदर n का मान 1 होने पर कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। n का मान 2 होने पर कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। उस आधार पर हमने छोटी जानकारी आपको वहाँ पर बताई थी किस तरह से संख्या को आप देख पाते हैं, किस प्रकार का उसका अंदाजा हो सकता है। तो यहाँ उसी संबंधित बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि जो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है उसके अनुसार हमने द्विगंशी क्वांटम संख्या की बात की और उसी तरह चुंबकीय क्वांटम संख्या की मैं आपको जानकारी देता हूँ। जैसे देखिए चुंबकीय जो क्वांटम संख्या है उसे हम प्रदर्शित करते हैं किस नाम से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को लिखते हैं हम इसे ml। देखिए ml मैंने क्यों लिखा, m प्रदर्शित कर रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को और l बता रहा है हमारे किसको, एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या को। और ये दोनों जो नाम हैं ये संभावित आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसका जो मान है वो पूरी तरह से निर्भर करता है किस पर, हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या पर, क्योंकि इसके मान जो होते हैं वो l के आधार पर लिखे जाते हैं। इसे हम कहते हैं कि इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ml से, इसे ml से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं l थोड़ा सा नीचे कर ले देता हूँ, ऐसे करते हैं ml से
प्रदर्शित करते हैं। इसे एमएल से प्रदर्शित करते हैं। और आगे की अगर बात की जाए कि एमएल के अलावा इसकी बात क्या है, तो देखिए इसके लिए अगर बात की जाए तो ये हमने कहा कि कक्षकों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। यह कक्षकों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। कक्षकों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। कक्षकों के अभिविन्यास से हमारा सीधा सा मतलब है कि कोई सी भी कक्षक है वो किस प्रकार से अभिविन्यासित होगा, यानी कि जब बात करेंगे उसके अंतरिक्षीय विन्यास की, यानी कि उसका जो क्रम होगा ये किस प्रकार से, उपकोष के अंदर कोई कक्षक उपस्थित होता है तो किस प्रकार से होगा। जैसे हमने कहा कि एस उपकोष में केवल एक ही कक्षक हो सकता है, उस अवस्था में वो एक कक्षक किस प्रकार से विन्यासित होगा, या पी होने पर 3 कक्षकों का विन्यास कैसा होगा, किस अक्ष पर कौन सा कक्षक हो सकता है, उन सब की जानकारी हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या के माध्यम से प्राप्त होती है। देखिए इसके भी जो 2 मान होते हैं वो होते हैं इसके संभावित मान और कुल मान। मैं यहां लिखता हूं इसके संभावित मान -L से +L तक होते हैं। -L से +L तक होने का मतलब क्या है? -L से यानी कि L का मान जो भी होगा उसे माइनस से शुरू कीजिए और उसको प्लस तक की ओर ले जाइए। जैसे हमने अभी लिखा था L का मान, अगर मैं यहां लिखता हूं आपके लिए, L का मान अगर आपके पास 3 है तो वहां पर ml या m का जो मान होगा वो होगा -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। इस तरह से यहां पर लिखा जाएगा माइनस से प्लस तक। तो -L से +L तक होते हैं। इनमें से कोई भी मान हमारे लिए यहां पर काम में लिया जा सकता है। अगर बात की जाए यहां पर आगे की कि आगे से वो कैसे कहेंगे, तो हमने कहा इसका एक मान और होता है, वो होता है कौन सा, कुल। इसके कुल मान 2L + 1 सूत्र द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। यानी कि इसके जो कुल मान है वो 2L + 1 सूत्र द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि कुल मान किससे ज्ञात करेंगे, आप 2L + 1 सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात करेंगे मैं बताता हूं आपको। L का मान मैंने यहां 3 लिखा था, तो आप कहेंगे सूत्र में रखें 2L + 1 यानी कि 3 दूनी की 6 + 1 यानी कितना हो गया, 7। आप गिनकर देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बिल्कुल 7 हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो आती है, L का प्रत्येक मान एक कक्षक को प्रदर्शित करता है। L का जो प्रत्येक मान है वो एक कक्षक को प्रदर्शित करता है। देखिए ये जानकारियां हैं, ये सारी जानकारी जो हैं आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन जानकारियों के माध्यम से ही हम प्रत्येक क्वांटम संख्या को अच्छे से समझ पाते हैं। तो मैं जो आपको मैंने कभी कहा था कि जो भी मैं आपको चुंबकीय के बारे में बताऊंगा इसकी मैं डिटेल स्टडी यानी कि इसको पूरे और अच्छे से समझाते हुए और इसके सारणी को बनाते हुए नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी अच्छे क्लियर करेंगे इसे। लेकिन फिलहाल जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपको मैं जरूर यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ पूछ लिया जाता है आपसे तो किस तरह से पूछा जा सकता है, मैं लिख देता हूँ एक क्वेश्चन यहाँ पर, उसी में काफ़ी क्वेश्चन शामिल हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका है, निम्न में से
उपकोषों या इनमें से संभावित उपकोष है। ये संभावित उपकोष से मेरा मतलब क्या है, संभावित कैसे हो सकता है? तो देखिए संभावित उपकोष का मतलब मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूं आपके लिए। n बराबर 3, l बराबर 3, n बराबर 2, l बराबर 1, n बराबर 4, l बराबर 0, n बराबर 1, l बराबर 0, n बराबर 3, l बराबर 2, n बराबर 2, l बराबर 2। तो इसमें आपको पहचानना क्या है, इनमें सब में आपको संभावित उपकोष पहचानने की, कौन कौन से तो उपकोष बनना संभव है और कौन कौन संभव नहीं है, उनको आप पहचानेंगे और साथ में उनका कारण लिखेंगे कि ऐसा क्या है। मैं लिख देता हूं यहां पर, कारण दीजिए, उसका कारण भी लिखेंगे कि उसका कारण क्या है, कि वो संभावित क्यों है और क्यों नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो के लिए इतना ही, और इस वीडियो में जो भी मैंने आपको समझाया है मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी जानकारी, और अगर कोई भी परेशानी आपको सामना करना पड़ता है तो उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए आप स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और उसके माध्यम से हमसे जुड़कर अपने परेशानी का हल प्राप्त करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।